Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. We are having an Amar week on the podcast because we have Amar Rashid here with us. Hi, Amar. How are you doing? बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप सर? इतने हालात ख़राब हैं। आई ऑल्सो सी दैट यू डूइंग अ कोरोना सॉलिडारिटी कैंपेन। हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है? आई मीन ऑब्वियसली वी आर नॉट द स्टेट, सो वी कैन ओनली डू सो मच। बट वही तो हम ये हमारा एक ऑर्गेनिकली बस शुरू होने वाला काम है। अमूमन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन राइज होती है, ऑब्वियसली नथिंग क्वाइट लाइक दिस, बट लाइक व्हेनेवर देयर इज a need in the communities we work with, we always try and respond to the best of our abilities. And चल रही है। I mean, we're doing what we can. We've reached close to over 1,000 households so far in different cities. But the need is just so immense that I mean, it's good in many ways. It's inspiring to see people contributing. There's a lot of people trying things. Lekin the desperation that we are seeing in the communities, in Kachhiabadis, people on the streets in general, is quite unlike anything जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी हो। तो आप तो मुझे लग रहा है अगला इलेक्शन क्लीन स्वीप कर लेंगे क्योंकि जब से इमरान खान ने शुरू-शुरू में एंटी लॉकडाउन बातें की थी, तो इतना डेली वेज लेबरर्स के लिए, लोगों के लिए जज़्बात उजागर हुए थे कि मुझे लगता है कि अब तो सब एडब्ल्यूपी जॉइन कर रहे हैं इसके बाद। हाँ, I've never seen इतना ज़्यादा concern for workers and daily wage laborers in my life, especially not from the ruling party. I mean, we've been talking about many of these issues for a very long time, and we're happy now that other people are also concerned about these things. But I just think that, and let's talk about these things today. I think there's a lot that can be done, and I think our tone should not be कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। एंड लोकली आई थिंक अगर आप अभी कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई सो फ्रॉम थिंक योर पर्सपेक्टिव हू हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अ व्हाइल एंड आपका तो ऑलमोस्ट लाइफ इफ नॉट पॉलिटिकल एजेंडा यही है, डू यू थिंक डिसइनजेनुअस है जो ये रेटरिक आ रहा था कि नहीं जी इकोनॉमी हमें खोलनी है? मैंने भी ये ट्वीट किया था कि आपको लेबरर्स की परवाह नहीं है, आपको उनके चीप लेबर की परवाह है, क्योंकि अगर आपको लेबरर्स की परवाह होती है उनको तो खाना आप पहुंचा सकते हैं। द ओनली रीज़न यू वांट टू कीप द इकोनॉमी ओपन इज यू वांट टू कंटिन्यू प्रॉफिटिंग ऑफ द चीप लेबर। तो ये जो इकोनॉमी वर्सेस डेली वेज लेबरर्स की एक फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट हुई हुई थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये वाकई है या ये बस पॉलिटिक्स के लिए क्रिएट की गई थी? आई थिंक ये एक डिबेट ये पूरी दुनिया में भी हो रही है, इसका एक वर्जन यहाँ पर भी चल रहा है। आई थिंक यू नीड टू लुक एट वेयर दीज डिमांड्स आर कमिंग फ्रॉम टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिस बिहाइंड देम इज। जब आप अमेरिका में भी देख सकते हैं कि ट्रम्प ने पिछले कोई महीने से रट लगाई हुई है कि भाई नहीं, वी गॉट टू कीप द इकोनॉमी ओपन, गॉट टू कीप द इकोनॉमी ओपन, और मैं बस ईस्टर तक खोल दूंगा, ईस्टर तक खोल दूंगा। अब इस तरह आगे अब उससे पता अंदाजा हो गया अमेरिका में इतनी तेजी से फैल गई कि अब वो कह रहे हैं अच्छा नहीं, शायद मई तक खोल दें। And obviously, there's a certain pressure that I think हर जगह equally is coming from big moneyed interests, because this is hurting their profits more than anything else. And जब आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है, जब आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स रुक जाती हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, तो आपकी फिर प्रॉफिट्स भी शेव ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक बुनियादी तौर पे तो उधर से ही आ रहे हैं। यहाँ भी जो मेन पुश है, आप खुरम हुसैन साहब ने इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा पीस लिखा था, जिन्होंने बताया कि हुकूमत के ऊपर भी जो मेन प्रेशर आ रहा है, और अभी भी यहाँ पे भी सिंध हुकूमत की तरफ भी, कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से आ रहा है कि आप हमारी प्रोडक्शन को ना बंद करने दें। एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट इज ट्राइंग टू गेट देयर कंपनी रजिस्टर्ड एज एन एसेंशियल सर्विस, चाहे उनके बारे में कुछ भी एसेंशियल ना हो। लेकिन तो आई थिंक प्राइमरीली इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, एंड आई मीन देयर इज अ सर्टेन लेजिटिमेसी टू द कंसर्न्स ऑफ कोर्स के you need production to keep happening of certain essential things. But I do think that the daily wage thing is being used as an excuse, principally because पिछले 2 साल में 3 साल में हमें कोई ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं नजर आई कि आपने कोई रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज अपनाई हो, जिससे जो वर्किंग वर्किंग क्लास है, जिसमें कच्ची आबादी में रहने वाले मकीन हैं, जिसमें किसान तबका है, जिसमें छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए आपने कोई मुस्बत पॉलिसी निकाली हो। तो अब ये इस वक्त आपको ख्याल आ जाना, जबकि कन्वीनियंटली बिजनेस इंटरेस्ट भी आपको यही कह रहे हैं। सो it does seem a little bit suspect to me. I mean, I don't doubt the prime minister's intentions. I think he may also be genuinely concerned about workers, but I think that people are misleading him by telling him that there's you have to choose between either letting the virus spread or letting people earn a living. I think now is the time more than anything that you have to dissociate people's ability or capacity to earn from their right to life.
everyone deserves to have their basic needs fulfilled at this stage, and we have to collectively figure out, and the state has to figure out कि आप किस तरह इस दौरान लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगे. I think that's the conversation we're having right now. I think that leads us very nicely to what AWP's agenda is. For people who might not know or have not been following you, uh, क्या है AWP का एजेंडा? It's very simple really. भी AWP एक बाएं बाजू की जमात है, एक सोशलिस्ट जमात है. हम यकीन रखते हैं कि जो नाबराबरी है, जो माशी नाहमवारी है, वो इसका ताल्लुक जो हमारे मुल्क में भी है और पूरी सारी दुनिया में भी है, उसका ताल्लुक एक माशी निज़ाम से है, सरमायादारी के, और ख़ासकर जो पिछले 3-4 दहाइयों से जो नियो लिबरल सरमायादारी है, जिसमें एक मार्केट फंडामेंटलिज्म का नज़रिया सारी दुनिया के ऊपर हावी रहा है. और हम समझते हैं कि एक बहुत ये डिस्ट्रक्टिव नज़रिया है. इसकी वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क पड़ता रहा है. इसकी वजह से हमने माहौल को भी तबाह कर दिया है. इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक डेट रिडन इकोनॉमीज़ डेवलपिंग दुनिया में कर्ज़े के बोझ के तले धँस चुकी हैं. और हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पे हमें अपना पूरा माशी मॉडल बदलने की ज़रूरत है. हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है. हमें एक ऐसे पैदावार के प्रोसेस की तरफ जाने की ज़रूरत है जिसमें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह दी जाए, ना कि मुनाफे को. और हम बहुत ऐसे से काफ़ी सब इस हवाले से पॉलिसीज़ को प्रपोज़ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म से लेके एक रेंट सीकिंग मईशत से एक प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद पे मईशत तक कोऑपरेटिव प्रोडक्शन प्रोसेसेस की तरफ जाने की, पब्लिक सर्विसेज को रीइंफोर्स करके उनको स्ट्रेंथन करने की, हर किसी को बुनियादी सेहत की, तालीम की, सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात देने की हम बात कर रहे हैं. आई थिंक आवर एजेंडा इज अ वेरी कॉमन सेंस वन, टू बी ऑनेस्ट. आज जिस बुरहान से हम सारी दुनिया गुजर रही है, हमें खुद कहना ही नहीं पड़ रहा. लोग खुद ही जो बातें हम पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, उससे पहले से भी लोग खुद ही उनकी बातें करना शुरू हो गए हैं. हम फोर्ब्स जैसे मैगजीन में, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे मैगजीन्स पे वो बातें देख रहे हैं जो कि पहले आपको सिर्फ शायद न्यू लेफ्ट रिव्यू के अंदर नजर आती होंगी. खुद अमेरिका के अंदर अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ों की बात हो रही है कि हर शहरी को आपको कुछ ना कुछ आमदन देने की ज़रूरत है, इस बात से बिला वास्ता कि वो क्या काम करते हो. डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही हैं. और सबसे आई थिंक जो टेलिंग चीज़ है वो यही है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि लेट द मार्केट हैंडल द पैंडेमिक. कहीं वो जो लोग जो हर चीज़ में कहते थे ये रियासत क्या चीज़ है, इनएफिशिएंट है, पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेटाइज एवरीथिंग. वेयर आर ऑल दोज़ पीपल राइट नाउ? वो किधर छुप गए हैं? मतलब तो shouldn't we let the market forces deal with the pandemic as best as they can? So I think really a lot of people on the left are vindicated today, but obviously this is not the time for saying कि हम ठीक थे, आप गलत थे, जो भी like कह तो दिया आपने, सटली कह तो दिया है. I mean, अब इतना तो करिए, मैं कुछ अब मैं कल ही इतनी इजाजत है, इतने साल स्ट्रगल करने के लेकिन बाद. हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने कुछ इतना तो प्रयास अलाउड किया है. है कि हमसे आने ये हमारे से पहले से भी लोग कह रहे थे, हमसे पिछली नस्लें भी, हमसे पहले से लोग काम करते आ रहे हैं और सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं. तो आई थिंक हमें इनके बारे में संजीदगी सोचने की जरूरत है. अच्छी बात यह है कि लोग खुद ही इस तरफ जा रहे हैं. मैं आज से अभी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था, हमारे एक साथी पाकिस्तान टुडे में वो प्रॉफिट मैगजीन में लिखते हैं, फारूक तिरमिजी. उनके साथ मैंने पहले काम भी किया हुआ है. फारूक ऐसे एक बहुत ही वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और वो शदीद मार्केट फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी हैं. और उनका जो अभी उन्होंने मजमून लिखा, उसका पूरा जो लुब-ए-लबाब वो ये था कि हम बिल्कुल लॉकडाउन कर सकते हैं और हमें एक 80% पाकिस्तानियों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम इस दौरान दे देनी चाहिए. और उसके लिए उन्होंने कोई प्रपोज़ किया, कोई 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एक पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रपोज़ कर रहे हैं. और मैं तो देख के मतलब मेरी आँखें खुल गई कि भई ये इनके साथ मेरी बहसें होती थी लेफ्ट के हवाले से, और लेफ्ट वर्सेस राइट, और एक सही एक हर मायने में न्यू लिबरल इंसान थे. और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं एंड मैंने उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ा. आई थिंक पीपल आर जस्ट रियलाइजिंग दिस देमसेल्व्स. So I think this is like at least in the entire the darkness that we're going through, there are some rays of hope that we see कि okay, people might be coming to their senses about some of these things. कि हम ये जो मैंने नामवारी उज़ैर inequality. यूनुस से भी अमेरिका के सिस्टम में यही सारी हाँ जी. बातें की थी, एंड ही वाज आल्सो इन फेवर ऑफ जो बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं या जो पहले एंड्रू यांग भी कह रहे थे. एंड आई सेड ये तो सारी सोशलिस्ट पॉलिसी है. ही वाज लाइक नहीं नहीं, द कैपिटलिस्ट सिस्टम शुड अलाउ फॉर लिमिटेड सोशलिज्म. उनका थोड़ा ख्याल इस तरह था, आई माइट बी बुचरिंग हिज थॉट्स, के 1-2 महीने के लिए तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में गुंजाइश है
कि अगर मुसीबत पड़े तो ये सब हो सके. This is जब not a अपनी जान को permanent खतरा आ solution. जाता है ना, जब सिर्फ गरीब की जान को ना खतरा और आपकी जान को खतरा आ जाए तो सबको फिर सोशलिज्म पसंद आ जाती है. I mean, it's literally for a lot of people, it's this right now. Who can imagine कि the United States, led by the most right-wing president we've seen in decades, is now giving a universal basic income to all Americans. ये एक unthinkable सी बात थी. और अब ये कर रहे हैं क्योंकि अब it's a very simple fact कि now economic inequality threatens everybody's lives, threatens the entire planet. This is something we've been saying for a long time. This is not just about हम शायद climate change के हवाले से कह रहे हों और वसाइल के हवाले से, but ultimately this is a reality that we're now having to deal with. जो वज़ीर आज़म साहब भी बार बार बात हो रही है, देखें वो खुद बार बार कह रहे हैं हम कच्ची आबादियों के लोग किस तरह सोशली डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई कंप्लीटली एग्री, नहीं कर सकते. Why haven't you regularized कच्ची आबादीज? पाकिस्तान की सारी आपको 2 साल 2.5 साल हो गए इन पावर. Why haven't you passed an executive order या legislation कि तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया जाए, उनके पास पानी की बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जाए, बिजली पहुंचाई जाए, उनके मकानात को पक्का किया जाए, उनके सैनिटेशन के सिस्टम को ठीक किया जाए. This is something we've been asking for a long time. It's a very common sense thing that you can do that would radically improve people's lives and also make them much more capable of dealing with a pandemic of this kind. Like, Unfortunately, a lot of our politics is about blame, right? So not mm, fixing all of this falls on the previous leaders. You can come on television and very conveniently say कि जी पिछले दारों ने अस्पताल ही नहीं बनाए, ये भी नहीं किया, तो ये सारी मुसीबतें हैं. mm, ये तो कोई नहीं ऑफर कर रहा कि सोल्यूशन क्या है. बट mhm, बिफोर वी गेट इनटू द कच्ची आबादी क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू टॉक टू यू इन सम डिटेल, आपने mhm, अभी अपना फलसफा, अपनी पार्टी का अपना एजेंडा हमें समझाया. एंड जो रूडिमेंट्री क्रिटिसिज्म इसका ये आएगा कि जी ये फ़लसफ़े अच्छे तो लगते हैं किताब में. mm, What the ground reality is, the left is pushing for public interest, pushing for public ownership. आपने अभी एक रेंटियर इकोनॉमी को भी क्रिटिसाइज़ किया था. But the fact is also that the left is against deep state, right? As individuals और उनके जो vested interests होंगे. So सवाल ये mm, आता है कि अगर आप बात करते हैं जी पब्लिक ओनरशिप की, mm, तो फिर तो वो ये स्टेट ही कंट्रोल करेगा ना, और स्टेट तो ये लोग हैं और mhm, इन लोगों की तो हम खिलाफ हैं. तो mhm. ये डाइकोटमी कैसे सिंथेसाइज हो सकती है? I think this has always been a contradiction in terms. रियासत हमेशा से ज़ाहिर है एक ताकत का मुजस्मा रही है, और अभी भी एक तरह से है. एंड आई थिंक 20वीं सदी का अगर हमें एक्सपीरियंस कुछ बताता है, एक 20वीं सदी की जो सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स थी यूएसएसआर में और चीन में और जगहों पे, कि यू कैन नॉट ट्रस्ट द स्टेट एंटायरली एंड just like handing over all power to an authoritarian state apparatus will ultimately not be in the interest of the public. सो हम डेफिनेटली उस 20वीं सदी के एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करने की तो बात नहीं कर रहे. आई थिंक इसके अंदर आपको रियासत की तारीख को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम रियासत जो है वो शुरू हुई थी एक ऐसे फॉर्म से जो कि बेसिक बुनियादी तौर पे एक फ्यूडल मोनार्किकल फॉर्म था, जिसके अंदर बस चंद लोगों का उसके ऊपर पूरा कब्जा होता था, एक चंद फैमिलीज का और कुछ चंद एरिस्टोक्रेट्स का. एंड देन ओवर टाइम विद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और 20वीं सदी के अंदर जो सॉरी 18वीं 19वीं सदी के अंदर जो तब्दीलियां आई, इकोनॉमिक तब्दीलियां, उनकी नतीजे में रियासतों की नोयत भी बदली, आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटाइज हुई, और एक नया रिपब्लिक का तस्वुर आया. फिर वो भी किसी तरह एलीट कैप्चर में चला गया. फिर 20वीं सदी के अंदर सोशलिज्म का तस्वुर आया कि आपको रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत है, और उसका भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच के उस मॉडल को भी एक तरह से एग्जॉस्ट हुआ. बट ओवर टाइम व्हाट वी सीन इज दैट देयर हैज बीन अ टेंडेंसी towards some form of, at least from certain segments of the population, the working classes or तबकात की तरफ से, to democratize the state, कि रियासत को अवामी तहवील में लाने की एक कोशिश तारीखी तौर पर रही है. और आई थिंक हम उसी कोशिश के तसलसल को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं. आई थिंक आज अगर आप हम जो बात करते हैं पब्लिक ओनरशिप की, इट्स नॉट अबाउट द सेम स्टेट apparatus that we see today. हम अगर आपने what we essentially want is an expansion of the commons, कि जो 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 मफाद आमा के अंदर जो चीज़ें हैं उन, और जो खासकर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है. बट दैट नीड्स टू बी अकम्पनीड बाय अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एज वेल. कि जो हमारी रियासतें हैं, खासकर जो नौ आबादियाती पोस्ट कॉलोनियल रियासतें हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो एक उसके अंदर एक अमूमन हमें वो, अगर आपने हमजा अल्वी को पढ़ा होगा, तो एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की उन रियासतों के ऊपर अमूमन हावी होती है.
और उसके वो उन्हीं के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करती है। तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट कि आप बस रियासत की जो जिस तरह 70s में नेशनलाइजेशन का जो सारा प्रोसेस हुआ, इवन इफ देयर वाज सम गुड दैट केम आउट ऑफ इट, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट हैंडिंग ओवर ऑल पब्लिक सर्विसेज to the same undemocratic authoritarian state. It needs to be accompanied by democratization of the state apparatus, which is something we push for all the time. That's why हम अपने आप को एक जमहूरी सोशलिस्ट की बात करते हैं, और 21वीं सदी में आपको जितनी भी सोशलिस्ट तरीके मिलेंगी वो जमहूरी सोशलिस्ट तरीके हैं। आज का कोई भी, चाहे वो बर्नी सैंडर्स हो, कॉर्बिन हो, सिरीजा जैसे लोग हों, लातीनी अमेरिका में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें एक जमहूरी अमल के तहत ही चल रही हैं। कहीं पे जो है बंदूक की जोर के ऊपर लोगों को नहीं कहा जा रहा कि आप जबरदस्ती जो है सब हैंड ओवर कर दें। कोई डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 20th century, and I think what will emerge from today's process is something new, is something that will be fundamentally more democratic. It will be fundamentally, I think, हम जो चीजें प्रपोज कर रहे हैं, it will be fundamentally more decentralized, something that is more closer to the people at hand. And I think 21वीं सदी में हमारे पास वो टूल्स हैं जिससे हम रियासत के अंदर अकाउंटेबिलिटी को लागू कर सकते हैं। अब वो 20वीं सदी वाला दौर नहीं रहा। अब आपके पास सोशल मीडिया है, अब आपके पास टेक्नोलॉजिकल तरीक़ेकार हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं, कि आप लोगों को ठहरा सकते हैं एहतसाब के कटहरे में। And I think we should utilize these, but that is no excuse for saying कि भाई नहीं, just leave everything to the market, क्योंकि अगर आप रियासत को दोगे कुछ तो inherently authoritarian होगा। I think market oriented mechanisms भी authoritarian हो सकते हैं, public oriented mechanisms भी हो सकते हैं, but we need to take we need to learn the lessons of the 20th century and build something new, and that's what we're trying to do. अब तो क्योंकि कोरोना आ गया है तो मेडिकेयर फॉर ऑल ऑब्वियस लगता है सबको, लेकिन जब बर्नी सैंडर्स ने लेट्स से 4-5 साल पहले प्रपोज किया था, 6 साल पहले प्रॉब्ली, वेल नॉट 6 साल, सॉरी, इलेक्शन जब भी हुआ था 2-3 साल पहले, तो एक एनालिसिस ये भी था कि इतनी फार लेफ्ट पोजीशन इसलिए ली गई है, या इस वक्त अगर अलेक्जेंड्रिया ऑर्कासियो-कोर्टेज़ लेती हैं, कि दे कैन पुश the party to the left. Like right now, even Bernie Sanders is saying, I will continue amassing delegates to have a powerful position to push the party's agenda to the left. तो आप भी अगर ये कह रहे हैं कि जी ये जो सिस्टम है इसको ज़रा पुश किया जाए. So the idea is that the dream of a radical change कि जी बिल्कुल मुल्क का ग्रूंड नॉर्म ही बदल जाए might be unattainable at this stage. So enough power must be amassed within the same structures to push the agenda to the left as opposed to changing it radically. I think I don't think it's an either or thing. I think साथ-साथ चलेंगे. I think all these things need to happen together. I think if there's one thing that I've learned, मैंने मुझे कोई 12-13 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, कि there is no like one strategy of change. बस ये नहीं है कि या तो आपने बस सिर्फ इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ करना है तो उसके जरिए कुछ होगा, या आपने सिर्फ मूवमेंट्स के जरिए जो है सिस्टम को बाहर से चैलेंज करना है तो उससे कुछ होगा, या सिर्फ मेन स्ट्रीम के अंदर आना है, या सिर्फ मेन स्ट्रीम के बाहर रह के करना है। आई थिंक पाकिस्तान में तो खासकर ये एक मसला रहा है कि आफ्टर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो लेफ्ट जो है वो एक तो ज़ाहिर है यहाँ डेसिमेट हुआ पूरी तरह, पूरा यहाँ पे जो अफगान वॉर के दौरान जिस तरह लोगों को हंट करके ख़त्म किया गया, जिला वतन किया गया, तो उसके बाद से एक तरह से एक अंडरग्राउंड चला गया लेफ्ट, और एक तरह से एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी का भी लोग शिकार हो गए, जो हमारे जो आई थिंक वो जनरली सारी दुनिया में होता है, दिस आइडिया कि हिस्ट्री खत्म हो गई है और बस अब कोई और अल्टरनेटिव नहीं रहा सरमायादारी की तरफ। लेकिन जो लोग जो गिने चुने पीपल हु स्टिल कॉल देमसेल्व्स लेफ्टिस्ट, उन्होंने जो मेन स्ट्रीम जो सिस्टम था, सियासी निज़ाम था, उससे बिल्कुल अलहदगी से इख्तियार कर ली और इलेक्शन सिस्टम से बिल्कुल ही अलग हो गए, मेन स्ट्रीम सियासत से बिल्कुल अलग हो गए और एक तरह से इररेलेवेंट हो गए। तो व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इज एंड आई मीन उसका जो हुआ है उससे कि आई थिंक जो कि मेन स्ट्रीम के अंदर अब लेफ्ट नजरियात लोगों को, मतलब एक पूरी जनरेशन गुजर गई जो को अंदाजा भी नहीं है कि लेफ्ट क्या होता है। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट का कसूर नहीं है, इट हैज टू डू विद आल्सो जो रियासत ने चीजें की, ट्रेड यूनियंस को खत्म करके, स्टूडेंट यूनियंस को खत्म करके, जो एक पूरी नजरियाती सियासत का, ना सिर्फ लेफ्ट का बल्कि जनरल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का जो पूरा एडिफिस होता था उसको हम बिल्कुल इतने अंधेरे में रहते थे कि जब पीटीआई फॉर्म हुई थी कुछ लोगों को लग रहा था ये लेफ्ट है. Absolutely, yeah. People actually there are still some people who call themselves leftists, but they say they're PTI supporters. I don't know how they square Jahangir Tareen and Khusro Bakhtiar and Malik Riaz and God knows who else. I would even assert PTI is right of PMLN. In some ways, yes. So in terms of their closeness
the authoritarian apparatus of the state, absolutely. But जो आपका सवाल था, तो yeah, so I don't think there's any strategy, there's any one strategy. जो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि we bring together, we get over the old sectarian differences of old times, and we like remind people that there are alternative ways. Pakistan की mainstream में खासकर, that we try and introduce more radical ideas to the population. Again, यहाँ पे the objective conditions don't exist for any kind of radical change, and principally because there are not any mass organizations of the left वो survive ही नहीं की 20th century की Cold War, जो कि इस चीज को कर सकती हैं. You need, it's not just about deprivation or inequality. You need those who can, you need organizations, you need groups, networks, movements that can actually galvanize those inequalities into a project of broader transformation. And that's essentially what we've been trying to build. We've been trying to cobble together जो कोई भी है जो बुनियादी तौर पे किसी हद तक हमारे नजरियात से एग्री करता है, जो समझता है कि हमें कॉमन्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जो समझता है कि हमें ना बराबरी खत्म करने की जरूरत है, जो समझता है कि हमें फैशिज्म के खिलाफ लड़ना है, जो समझता है कि हमें सिंफी ना बराबरी को खत्म करना है, औरत और मर्द के दरमियान जो नामवारी है उसको खत्म करना है, तो उन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई थिंक objective conditions are taking us towards that point anyway. But it's just about preparing ourselves for that eventuality, ताकि जब वो breaking point आए, जिसके I think हम slowly करीब पहुंच रहे हैं, तो आप तैयार हों कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो, and it's not just the fascists who take advantage of it. And I think that's the It's interesting कि how the dialect of history works कि any time far right बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर लेफ्ट वापस जागता है. एंड आई मीन वी सॉ द साइकेडेलिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द वियतनाम वॉर. एंड इस वक्त दुनिया बहुत ही फार राइट की तरफ जा रही थी. एंड मे बी आई डोंट नो वेदर दिस पैंडेमिक विल पुश अस लेफ्ट और फर्दर इनटू द राइट. बट अगर हम कॉर्बिन और सैंडर्स की कैंपेन देखें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियन के ये देखें लेफ्टिस्ट एजेंडा फेल हो गया या इवन सोशलिस्ट एजेंडा मॉडर्न डेमोक्रेसीज में फेल हो गया है. डू यू इवन व्यू देयर कैंपेन्स एज फेलियर्स? And what's your take or what's your response to people who say that Corbyn and Sanders are example of how a leftist socialist agenda cannot win, at least in modern democracies? Yeah, I mean, I have a lot of thoughts on this. First of all, no, absolutely no. They're not failures. I mean, you can just like look at like how many people 5 years ago in the West identified as socialists, especially in the US and UK, and and look at now, and I think you'll see like a sea change. Like they have like उन्हें like there's this term called interpellation when like लोगों को आप जो है एक कुछ by making an intervention you make people subjects. आप उन लोगों को एक तरह की एक आइडियोलॉजी को, एक आइडेंटिटी को अज्यूम करने पर मजबूर हो जाते हो. दिस कैन बी डन नेगेटिवली कि आप लोगों पर जबर करो तो यू टर्न देम इनटू रेबल्स, एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन पॉजिटिवली कि आप लोगों को बताओ या समझाओ कोई चीज और लोग फिर अपने आप के ऊपर वो आइडेंटिटी अपनाना शुरू कर दें. तो essentially this is what Sanders and Corbyn did. They politicized an entire generation of people and turned like up the vast majority of young people in the US and UK now identify as socialists, and I think that's now true for increasing number of people दुनिया और भर के दूसरे ममालिक में भी. So I definitely don't think they're failures. I think they've played a very important historical role. I think there's definitely things that we need to learn from their experience in terms of how and why it didn't work. I've been thinking a lot about it, and I think a lot of it has to do. A lot of what they failed at doing, I think, was figuring out a strategy for the media. And I think this played a very huge part in their failure. I think, especially अगर आप अभी recently Bernie, Corbyn को भी Bernie की दोनों की campaigns को देखें, there was a concerted sort of smear campaign against both of them, non-stop smear campaign by the mainstream corporate media, which is obviously funded and financed by the same interests that they were fighting against. And generally, the emphasis of both of these leaders was on the grassroots. They focused on like creating an alternative base of power, on going door to door, on campaigning, using social media also to reach out to people at local levels and like take their message out, and obviously through rallies and grassroots organizing. And I think that's obviously important. That's something we also try and do as well. But I think there was less of an effort expended in trying to build alternative sort of media sources. And I think and the reason I think this is really important is I've seen studies on this and it plays out. And I think it's especially true for in the West. Like
populations that sort of generally tend to vote center left, like left of center, they tend to trust the mainstream media more. Like there's research on this. Like on the right wing, you see that there's much more distrust of mainstream media, where there's like a lot of conspiratorial thinking. Fake You know, the Trump news. base, for It's all fake fake news. news, everything is so Fake news. there's everyone is against Trump. Yeah, कोई सब झूठ है उनको मतलब yeah, there's much more mistrust, and generally on the left, center and the left, they tend to trust what the media is saying much more. And I think especially after Trump's election, this seems to have even increased. Like they use like वो media को mainstream media को एक resistance platform के तौर पे देखते हैं against Trump, and that media is obviously it's not anywhere close to like challenging status quo. And they were violently against Trump and against Sanders and Corbyn's agenda. And I think that's essentially what happened. Like, जो low information voters हैं, working class voters, even minority voters, people whose interests Sanders and Corbyn both represented, they have demonstrably, like, I think there's like polls done in like battleground states where people thought that Biden supported Medicare for all. They thought that Biden would expand Social Security because, and these were like mostly viewers who were not on social media so much. They were not high information voters, but they're just like processing whatever the mainstream is telling them. And I think we can't understate that impact. That is a massive, massive impact. And अगर आप यहाँ की भी बात करें, तो I think I think it's quite similar. Even वहाँ पे जो साउथ का जो वोटर है, the poor working class, the coal worker, they all thought Trump had their interests at heart, which is what yeah, we yeah, think as well. कि absolutely, जब ये absolutely, and सोचना वही उसी मुहावरे की तरह है ना कि दरख्त जो है वो एक्स को वोट देते रहे क्योंकि उनको लगा कि इसके अंदर भी वुड है, तो ये हमारे साथ है। तो उसी तरह हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट को वोट देते हैं और हमें लगता है कि वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे। Absolutely, this is exactly it. And वहाँ पे मतलब फिर भी relatively free flow of information है. At least Sanders कुछ ना कुछ आके televised debates हो जाती हैं. उस पर कम से कम कुछ ना कुछ voters तक तो वो अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं. अगर आप यही चीज यहाँ पर देखें, it operates in very different way, but very similarly in the sense कि यहाँ भी जैसे लोग बात करेंगे ना लेफ्ट क्या बिल्कुल irrelevant है, कुछ नहीं है, लोग नहीं मानते इसको. And I agree, obviously, there's weaknesses, एक तारीखी इसकी वजूहात हैं, लोग नहीं हैं. There's just very few people identify as leftists. यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बाकी सारी दुनिया में नौजवान ही इन मूवमेंट्स को फ्यूल कर रहे हैं, यहाँ पे आप नौजवानों को इतना डीपोलिटिसाइज रखते हैं, उनको सियासत में आने नहीं देते, क्रिमिनलाइज किया हुआ सियासत को. तो यहाँ पे वो है ही नहीं उस तरह नौजवान, वो बस पीटीआई में जाते हैं अगर कोई जाते भी हैं. लेकिन आई थिंक एक और जो बुनियादी वजह है, आई थिंक the actual popularity of the left, I think it's artificially low. It's kept artificially low in this country. And I know this. I've worked on मैं यहाँ पे AWB के information sector भी रहा हूँ. मैंने इस्लामाबाद में मैंने जनरली भी मीडिया के साथ बहुत काम किया है. I've seen inside how it works in terms of trying to get AWB people on media, and it's almost an impossibility. You know, like हमें they simply exclude us, even though like you've seen the kind of people that are on TV all the time. It's not like बहुत ही ज़्यादा कोई you know like समझ वाले लोग या वो बहुत ही ज़्यादा expertise वाले लोग बुलाते हैं. It's just random people sitting on stage. तो ये डायरेक्ट सेंसरशिप है या ये सेल्फ सेंसरशिप है? डज मीडिया फील कि नहीं अगर बुलाएंगे तो मसला होगा, या पहले से कॉल्स गई हुई है कि नहीं बुलाना? Both things have happened. Like things have happened कि जो कुछ लोग गए, आसन गया टीवी पे, उसने जाके कुछ बातें कर दी, कुछ नाम ले दिया कुछ इदारों का, उसके बाद उनको कॉल्स आ गई और फिर उन्होंने कहा जी आप नहीं बुलाना, एंड देन ही इज ऑफ टीवी फॉर द नेक्स्ट 2 years. नहीं जा सकते. मेरे साथ भी ये हुआ है. आई हैव हैड एंकर्स टेल मी to Race Man, we'd love to have you on, we love what you say, but I'm sorry we can't because it's too risky for us. आप थोड़े ज़्यादा एंटी स्टेट हैं वगैरह वगैरह. Like these are things, and this is not one person, two people. This is like dozens of people who have told me this. And then, I mean, there's like so many incidents I can relate off the top of my head, but this is just like a fact of life. And आप दूसरी तरफ देखें कि Tehreek al-Labbaik type groups, so for instance, this is AWB has been around for since 2012, and we have जो भी हमने कुछ नहीं तो हमने काफी ज्यादा ग्रास रूट्स काम किया है. हमने मूवमेंट बिल्डिंग की है, हमने कच्ची आबादियों की तरीके चलाई हैं, किसानों की तरीके चलाई हैं. Many things. We work with trade unions, we work with students, we work with women's, a lot of things. I think. And Awami Workers Party was born out of different parties coming together, so they have existed for even longer. Absolutely, yeah. And the people in the party have been working for much longer. So compare that to TLP, which did not exist before 2017. It was cobbled together in haste because there was a particular need at the time to build opposition to the current government. And then if you look, I've like done this research on YouTube कि आप कोई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2017 में
आप देखें कि खादिम रिजवी के इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया पे किस तरह आना शुरू हो जाते हैं, पर्सनलाइज इंटरव्यूज, लाइफ हिस्ट्रीज, हर वक्त टीवी पे पूछना, लाइक ये बंदा ही जस्ट लाइक यूज्ड टू बी गवर्नमेंट ऑफिशियल, देन ही वाज लाइक दाता दरबार के अंदर ही वाज लाइक अ क्लरिक, and he suddenly like just like presented as like this, you know, really mass popular leader, constantly wall to wall coverage, and then he hadn't even done anything then. There wasn't even any mobilization around the whole thing, and this was just like artificially manufactured overnight, and then suddenly there's this Faizabad Dharna, which for the most part was like 1,000 people, 500 to 1,000 people. In like we honestly we don't have much street power. हमने लेकिन इससे बहुत बड़ी चीजें की हुई हैं, इससे ज्यादा बड़े जलसे किए हुए हैं. लेकिन that was literally 500 to 1,000 people. We all know how that played out, who was behind it, किस तरह हुआ. लेकिन the point of saying all this is just one small example. But यहाँ भी जिस तरह consensus generate होता है, सियासी तहरीकें, सियासी जमातें जिस तरह बनाई जाती हैं, this is not like organic. This is not like based on लोग ये desire करते हैं तभी होता है. This is all engineered. And similarly, in the West, in the US, in capitalist democracies, it's engineered in other ways. And again, I can give you countless more examples. कि left का जब भी उभार आना भी शुरू होता है, for instance, चंद महीने पहले Student Solidarity March हुई और वो बहुत successful हुई. I think much bigger than anything TLP or other people have done. This was like literally thousands and thousands of students across the country. 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था. मुख्तलिफ लेफ्ट ग्रुप्स ने और जमातों ने और लोगों ने मिल के इसको किया, और उसके ऊपर जिस तरह का रद्द अमल आया, लाइक मैसिव लेवल्स ऑफ प्रोपेगेंडा कि ये पता नहीं कौन लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन है, रियासत दुश्मन है, और पता नहीं कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है, कौन से नासिर इनके पीछे हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं. I mean, it was like it would be really laughable. It was a bunch of students saying. स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च का कोई पर्टिकुलरली इतना लेफ्टिस्ट एजेंडा नहीं था, एंड वाजंट आई डोंट थिंक आई Well, मीन it was it basically was more left student students groups, right? It was left student groups, and the agenda was literally student unions. Just gave us the basic democratic rights. लेकिन उसके खिलाफ भी जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, and then you can look at औरत मार्च, औरतजादी मार्च और ये सारे जो हुए हैं. Again, these are also like I consider them progressive movements. These are not right wing movements. These are progressive women's or students movements. इनके जब भी इस तरह की उभार आती हैं, तो you see a concerted propaganda campaign against them, and I don't think this is all organic because लोग कहते हैं कि नहीं हमारी आवाम है ही ऐसी जो भी. आई डोंट थिंक सो. लाइक आवाम होगी, बट आई थिंक अगर आप उनको अनफिल्टर्ड चीजें पहुंचे और कि लोग असल में क्या बात कर रही हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए, तो आई थिंक यू सी अ लॉट मोर सपोर्ट फॉर प्रोग्रेसिव आई मीन आइडियाज. इट्स ऑब्वियस राइट कि जब कुछ मार्च होती है, जलसा होता है, अगर हजारों लोग जमा हो रहे हैं और हर शहर में हजारों लोग जमा हो रहे हैं, whether that be a PTM rally, whether that be औरत मार्च, whether that be student solidarity movement, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से एक आवाज भी सोशल मीडिया पे ना आए, एक आवाज भी टेलीविजन पे ना आए? साइजेबल तो हैं, चले मेजॉरिटी नहीं है, साइजेबल तो हैं. हाउ डू यू नॉट हियर दोज वॉइसेस एट ऑल? Yeah, I mean, that's exactly what I'm asking. I think this is artificially orchestrated. It's because हम ये जो सवाल जो उठाई जा रही हैं, they threaten certain people sitting in corridors of power, especially the security establishment, including certain people in the government right now, and then obviously right-wing elements. So और ये इतने अरसे से इन चीज़ों को दबाया गया है कि इनके खिलाफ जो है लोगों को मुश्तिल करना बड़ा आसान भी हो गया है. बस एक औरत ने सर पे दुपट्टा नहीं किया और वो औरतों के हकूक़ की बात करी है तो वो होगी इस्लाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन, और कोई इसका हो नहीं सकता. तो इट्स रिलेटिवली इजी, बट आई थिंक वी डू नीड टू टॉक मच मोर अबाउट कि ये आइडियल्स जो हैं पाकिस्तान में, दे आर नॉट ऑर्गेनिकली अनपॉपुलर, दे आर केप्ट आर्टिफिशियली अनपॉपुलर. अगर मेरे ख्याल में आपको आसिम सजाद जैसे लोग उतने ही रेगुलरली टीवी के ऊपर आपको लाए जाएं जितना मुफ्ती मुनीब रहमान को या खातिम रिजवी को या और इस तरह के लोगों को, राइट विंग की जमातों को लाया जाता है जिनकी भी कोई खास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको लेफ्ट की भी उतनी ही ज़्यादा फिर उस टाइम पे. टारगेटिंग मुफ्ती मुजीब इज अनफेयर, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग यार. वो तो अभी कोरोना वायरस हुआ तो एवरीबॉडी इज लाइक मुफ्ती मुजीब का क्या ख्याल है कोरोना वायरस के बारे में? Honestly, this has तो been like अगर one of हम the कोरोना worst वायरस social पे media. मौलवी शो देखें तो 2-3 मौलवी तो हर पैनल पे होते हैं, एंड आई एम जस्ट लाइक क्यों, ये क्या This एक्सपर्टीज is दे रहे हैं यहाँ reckless, पे man. आप? This is endangering people's lives, and I honestly I'd like to call out जितने भी मीडिया एंकर ये काम करते आ रहे हैं. ठीक है यार, आपको हर वक्त उनको बुलाना पड़ता है क्योंकि बस उन्हीं की इजाजत है इस मुल्क के ऊपर, लेकिन यार अभी लोगों की जानों को खतरा है. आप थोड़ा बहुत एटलीस्ट अगर आपने उनको बुलाना भी है कि भाई मजहबी तबके को रिप्रेजेंट होना चाहिए, श्योर और होना चाहिए, लेकिन साथ कोई यार कोई अब हेल्थ एक्सपर्ट बिठा दिया करें ताकि कम से कम अगर वो आके कुछ बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होता, जमात आप जुड़ के पड़े हैं, अल्लाह बचाएगा, तो कम से कम आपको कोई हकीकत भी साथ साथ बता रहा हो. इतना ना आप लोगों की जानों के साथ खेलें. It's really, really irresponsible and reckless, and I don't think हाँ, I यस, think we need. पीपल हू कम एंड
preach peace. Those like Mufti Taqi Usmani came and he said कि घर पे नमाज पढ़ें. After Raivan happened already, Tariq Jamil also came on TV and said please घर पे रहें. Ghamidi of course came and gave all the Islamic references. That is great because they do speak to a populace. Okay, भाई Mhm. आप घर रहें मत जाएं. But to randomly just call them in to give their expertise on every single subject, Mhm. that's I mean, that is crypto. yeah, it's just like it's this ideological hegemony है जो बहुत अरसे से I think यहाँ पे एक status quo का हिस्सा है. And I think it's about time that we like try and push against this, especially now. Like अभी ये वक्त नहीं है कि आप भाई हाँ left or right जो हैं उनके equally equally have answers to the situation. No, actually no. They haven't really been pushing for the things that are actually the solutions to the crisis we face right now. अभी हम तो ये I think whenever I get a chance to speak this, I try and address the establishment as well directly, and I do it on every platform. कि भाई enough. इसलिए तो कोई बुलाता नहीं है आपको इसीलिए तो आप टीवी पे बुलाए नहीं जाते. एग्जैक्ट बट लाइक आई आल्सो वांट टू ट्राई एंड लाइक डू विद देम. वो भी इंसान ही है ना भाई. आप इंसान है ठीक है. आप आपके अपने इंटरेस्ट हैं. आपको लगता है कि आप ही बेहतर इस मुल्क के बारे में समझ सकते हैं और आपकी द आइडियोलॉजिकल गार्डियंस ऑफ दिस कंट्रीज आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स और व्हाटएवर द हेल. बट अभी जो है एक पूरी देयर इज एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट राइट नाउ एंड वी आर इंक्रीजिंगली going headlong into an existential threat. You need to listen to the people who have been like talking about addressing these same issues that are now the solutions to this crisis. Okay, you need to listen to people who've been talking about addressing equality because we have ideas about these things. It's we have like actually written detailed things about how we can address this. The things that you have been simply unwilling to listen because आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट उससे थ्रेटन होते हैं. लेकिन अभी हम सबके इंटरेस्ट हमारी कलेक्टिव फ्यूचर एज अ कंट्री इज थ्रेटन. सो यू नीड टू अलाउ अ बिट मोर डिसेंट एंड डिबेट. जो भी सवाल उठाता है, जो भी इस मुल्क के अंदर अवाम की दारदारी की बात करता है, डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है, वसाइल की तकसीम की बात करते हैं, आप उसको सेडिशन की बुनियाद के के जो उनकी बुनियाद मतलब ये एक्यूजेशन पे आप नहीं डाल सकते जेलों में. चुप नहीं करा सकते, धमकियां नहीं दे सकते. एवरी सिंगल टाइम वी ट्राई टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स we're treated as enemies of the state. So we're not your enemies for God's sake. We actually want the betterment of this country just like you do or anyone else does. So ये खत्म होना चाहिए. Open the space for debate because now more than ever we need free flow of information. We need people to be discussing ideas openly. We need to be discussing radical solutions. We need radical solutions right now. We cannot continue with like business as usual. So let people come on, let people debate these things freely, or we are frankly doomed. आई थिंक जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं वो भी नेगेटिवली व्यू होती है ना. व्हाट यू वर सेइंग अबाउट लिसनिंग टू द पीपल हु एक्चुअली डन द वर्क, ये चीज़ तो फैक्चुअली करेक्ट है कि लेफ्ट में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और पीपल हु हैव द एबिलिटी कि यार अगर आप चाहें, पीपल लाइक अमार अली जान और यू और आसिम सज्जाद, दे कैन गो टीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड. देयर ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर वेल एजुकेटेड. इफ़ यू चूज टू स्टे हियर, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को मुल्क से मोहब्बत होगी ना, जिसकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं. बट समहाउ दैट्स आल्सो व्यूड नेगेटिवली कि कुछ ना कुछ तो फॉरेन एजेंडा होगा ना इनके पीछे, वरना ये पागल हैं, इनका दिमाग Mhm. खराब है, क्यों सारा दिन गरीबों में रहते हैं ये लोग. Mhm. Yeah, yeah. I mean, I think it's just like a lot of it is just like a lack of knowledge about the people, जो कि who are like actually part of these movements, and I think एक तो एक this constant sort of thing about like कि ये बस elites हैं और ये एक constant is meme that they like park nationalists and try to generate. Honestly, we are the poorest part of the political spectrum. Literally हमसे ज़्यादा आप आके हमारे finances देखें, हमारे दफ्तर देखें, जिनमें हम मुश्किलों से अपनी जब जेबों से जमा करके किराए देते हैं. 10 फुट बाय 10 फुट की मुश्किलों से हम कमरे के अंदर अपनी मीटिंग्स करते हैं. जो अक्सरियत जो नौजवान जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई बलोचिस्तान से है, कोई जीबी से है, कोई लोधड़ा से है, कोई डीजी खान से है, पिंडी से हैं. वो वर्किंग क्लास मिडिल क्लास लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिनके लिटरली most of them are just really struggling to get by. That's the majority, like the vast majority of people on the left. अब हमारी पार्टीज के हाल देखें, लाइक हमारे जो सदर थे AWP के फारूक गुजर, जो मे गॉड ब्लेस हिज सोल, जो वफात पा चुके हैं, ही वाज अ लैंडलेस फार्मर. ठीक है, जो सारी जिंदगी जिन्होंने लेफ्ट की सियासत की है. I've seen his bank statements. Literally 2-3 हज़ार रुपए होते थे उनके बैंक अकाउंट में.
He had a lot of chances to earn a lot of money and he didn't. Literally, I don't claim to be like poor or anything. मेरे वालिद साहब एक सरकारी अफसर रहे हैं. Actually, he was a colonel in the army. ठीक है, और वो retired. और हम एक घर में रहते हैं. I am probably one of the richest people in the left. ठीक है, और मेरे वालिद साहब पेंशनर हैं. अब मुझे पता चला कि आपको अब तक ब्लैक एसयूवी उबर क्यों नहीं आई आपके घर पर. मैं सोच रहा था. Exactly. Maybe I'm just not a big, but literally this is the reality of it. We are absolutely like आप किसी भी आप राइट विंग पार्टी से हमारे कंपेयर कर लें, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते. आप IGT which is a student तंजीम, उनके मैंने दफ्तर देखे हुए जाके, जहाँ पे उनकी मीटिंग मैंने तस्वीरें देखी हुई हैं. I probably not going to be able to afford offices like that even if we grow for the next 10 years straight. So it's just आप लोग तो टाइगर फोर्स की टी-शर्ट भी नहीं बना सकते यार, कि एक AW फोर्स की टी-शर्ट ही बना सके. We've been talking about like building like making party paraphernalia, और लेकिन हम बैजेस से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यार किराए शराए भी लेने होते हैं दफ्तर के, तो उसमें पैसे लग जाते तो हैं. अगर हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ देखें जो यही हैं, ठीक है? अभी आप तंज़ीमों की बात कर रहे थे. देयर आर पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टीज़ व्हिच स्टार्टेड ऑफ अ लॉट मोर लेफ्ट देन वेयर दे हैव एंडेड अप, ठीक है? अगर हम वी कैन इवन मेक एन आर्गुमेंट फॉर इमरान खान, कि इमरान खान वाज़ वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट. अगर हम अल्ताफ़ हुसैन की इनिशियल स्पीचेस देखें, तो आप तो हिल जाएँगे कि यार ये तो एक विज़नरी आदमी है. ही इज़ पुशिंग एन एजेंडा कि ये अगर हम मान लेते, इनको प्राइम मिनिस्टर बना लेते तो सब फिक्स हो जाता. या इफ यू लिसन टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इनिशियली. सो ऑप्शंस क्या लेफ्ट को यही दिए जाते हैं कि आइदर बेंट और बी ब्रोकन. तो जो आप देखें तारीख लेफ्ट की, या तो लोग मार दिए गए हैं, या तो लोग यू टर्न लेकर इतने लेफ्ट से इतने राइट हो गए कि दे आर मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग देमसेल्व्स. You mean are you talking about the PTI particularly? Everybody, I think MQM is Hmm. MQM was very left, Hmm. PPP was very left, PTI was very Hmm. left, Hmm. and अब सब राइट है arguably. Yeah, I think a lot of this जाहिर है इसका एक वही तो तारीखी कुछ वजूहात हैं, and obviously we've been living through this era of the end of history, and like no one, a lot of people even on the left like abandoned this and decided कि अच्छा कुछ नहीं बन सकता. This was mostly a failed 20th century experiment, etc. और अब we have to move forward. We now can subsequently see that that was a big mistake. ये बिल्कुल गलत था. Actually जो मार्क्स ने कहा था 150 साल पहले कि जो सरमायादाराना निज़ाम है ये वक्तन फ़वक्तन इन्हीं क्राइसिस का शिकार होता है. I mean, I can go into that in detail if you want, but if you want to, So go for it. But what I was saying, it's not just disbelieving in the philosophy, it's also at interest. while Yeah. realizing a Yeah. personal, and personal interest कभी negatively use होता है, but Hmm. there's only so much you can stand, right? It's at a point it's not bravery, it's just foolishness कि फालतू में क्यों मैं अपनी जान जाया करूँ या अपने घर वालों की जान जाया करूँ. Yeah, no, I think so. I absolutely don't think it's just ideological. I mean, that's just one broader structural historical reason. I think, लेकिन उनकी वजह से जो एंड ऑफ हिस्ट्री सारा कुछ हुआ और उसकी वजह से जो जो सियासत में और मीशत के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, खासकर आई थिंक जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म्स को तबाह किया गया, जो स्टूडेंट यूनियंस और ट्रेड यूनियंस को ख़त्म किया गया, और उसके इस देखिए जो एजुकेशन सिस्टम में जो तब्दीलियाँ आई, तो उसकी वजह से जो लोग थे जो पुरानी उन्हीं सेम जमातों में जो नज़रियाती हुआ करते थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो या दूसरी जमातें हों, वो लोग आना ख़त्म हो गए. एंड देन अल्टीमेटली politics was just like reduced to the people who are in it simply to protect their moneyed interests and their financial interests and their चाहे वो जागीरदारी हो, चाहे वो सरमायादारी हो, चाहे वो उनके जिस मर्जी उससे ताल्लुक रखते हो शोबे से. एंड पहले भी like it's not like People's Party पहले भी completely एक revolutionary party थी. There was always a feudal element there. There was always like a landed element there, but it was tempered a little bit by the Miraj Muhammad Khans of the world, by the Mubashir Hassans of the party, who came from student politics, who came from At like least they aspired to a socialist agenda. I mean, absolutely, unless you're making absolutely. There the was at least argument an that attempt to they weren't temper. true to that agenda and that was just to get votes, but it felt real, at least to the people who were voting for them. Yeah, absolutely. And there was कुछ ना कुछ इसके अंदर एक back and forth होती थी. तो after the 80s, 90s तो वो खत्म हो गई ना. So it was just politics just became, and this was obviously done. This wasn't just like a coincidence that it happened like this. It was just like engineered to make it like that. Like for instance, every dictatorship tried to do this. Like the whole idea of doing non-party elections was essentially the same thing, to take the ideology out of politics. There's no
कि कोई मकसद नहीं है लोग के जुड़ के किसी नजरिए के इर्द गिर्द सियासत कर सकें। बस आपकी लोकल नाले टूटी की जो म्यूनिसिपलाइज पॉलिटिक्स है, सियासत वही है, आप उसके लिए करें, और जो whoever can compete at the local level, बाकी जो 2018 में भी तो यही हुआ था। फ़र्क क्या पड़ता है? लोग तो वही आए ना, बस उन पे लेबल पीटीआई का डाल दिया है, वो नॉन पार्टी करा लेते उन्होंने ही आना था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आपने दैट्स पीटीआई व्हाई हटा दिया, उन्होंने ही आए हैं। Yeah, that's why like जो पूरा जो लोटेबाजी के जो that's like a central feature of our politics because this is a society जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स को की ही एक इंजीनियर ही हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पे किया। आप मतलब आधी आधी दिहाइयां गुजर गई कि पार्टीज ही नहीं है, 10 10 साल गुजर गए कि लोकल बॉडीज ही नहीं है, और वो साल 30 35 साल गुजर गए स्टूडेंट यूनियंस ही नहीं है, 2% आपके ट्रेड यूनियंस यूनियनाइज हैं, तो क्या वर्कर्स यूनियनाइज हैं, तो क्या ही आपके अंदर कोई पार्टीज के अंदर भी, और वही ना कि ये ग्रुप जो थे अमूमन वही पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करते थे, पॉलिटिकल एलीट्स को विद इन पार्टीज। तो नाउ तो there's been none of those pressures for a while, so obviously the same Sharaf ki cabinet is now the PTI's cabinet mostly. These things are not going to change until like this these structural changes also take place. That's why student unions की बहाली की बात इतनी अहम है, क्योंकि भाई आप वो नौजवानों को लाएं तो सही, जो कुछ ना कुछ एक नजरियाती सियासत के एडिफिस से कुछ निकल के फिर आगे आगे जाके कुछ पार्टी सिस्टम्स को भी तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। आप मजदूरों को यूनियनाइज करने दें ताकि वो विद इन पार्टीज के जो लेबर विंग्स हैं, वर्कर्स विंग्स हैं, उनको फिर से रिऑर्गेनाइज करें और मजदूरों की उसकी बात करें। लाइक अब तो लिटरली नो पार्टी टॉक्स अबाउट वर्कर्स। आप जाके वही लाइक यू सेड डेली वेजेस का अचानक ख्याल आ गया, व्हाट अबाउट विद इन योर ओन पार्टीज, वेयर आर द वर्कर विंग्स ऑफ योर ओन पार्टी, लेबर विंग्स किधर हैं, वेयर आर योर लेबर सेक्रेटरीज, उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या आपकी पार्टियों के अंदर औकात है। So obviously no one has really taken these things seriously, but I mean we still have to keep trying. सो दैट्स माय क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप ट्राइंग? ये होप आती कहाँ से है? बिकॉज आपने कहा था कि पार्ट ऑफ द रीजन वाई कॉर्बिन एंड सैंडर्स कैंपेन फेल्ड इज बिकॉज मीडिया जो फंडेड है बिग लॉबीज से, बिग इंडस्ट्रीज से, वो उनके अगेंस्ट है। Hmm. तो वहाँ तो फसाड है कि One मीडिया big. इंडिपेंडेंट है, यहाँ तो फसाड भी नहीं है। Hmm. यहाँ तो फसाड भी नहीं है, यहाँ तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट पॉलिटिशियंस उस तरह हैं कि आप किसी बच्चे को गोद में बिठाते हैं और उसको लगता है कि वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा होता। Mm-hmm. सो जब सबको पता है कि ये सारा पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट लाइक एन इल्यूजन, एंड पीपल who listen and aspire and follow, those are the ones who stay alive and keep coming back। कभी पीटीआई में, कभी पीएमएलएन में, कभी मुशर्रफ की कैबिनेट में, लोग वही हैं, नाम बदलते रहते हैं। तो क्यों इस सिस्टम में, क्यों जब इतना डेविड एंड गुलायत है, इवन दो उस एग्जाम्पल में हार गया था गुलायत, how do you compete, or how do you even change anything when the cards are stacked so against you? Yeah, I mean, obviously, I believe in the Gramscian dictum of having pessimism of the intellect and optimism of the will. कि जाहिर है objectively things are obviously have been really bad. We're living in one of the most anti-progressive societies in the world, and the odds are stacked against you. At the same time, I think the reason why people do this, I think everyone has their own reasons, but I think at some point in life, I think people are made some people are made political subjects or by specific circumstances in their life. For me, I mean, obviously, एक तो आपके individual आपकी upbringing है, जिस तरह आपकी शायद जिंदगी में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हों, which like impel you to like fight against oppression or stand for justice and at least try to do that in whatever ways you can. Then I think a lot has to do with the people you meet, and I think these are all often coincidences, just like acts of fate. I was I was at Lums, and Asim was a teacher of mine, and he introduced me to these ideas. Like I think he did for a lot of us. You also were taught by him, or no? And I'm not sure if you. Yes, yes. Uh, I didn't take his course, but I was hmm. part of the So meetings you, and I yeah, interacted with him, and especially जब I think you were also there जब मुशर्रफ की emergency लगी थी, then I think exactly. Yeah, that's where where I he was went coming against the to. wall once to come and give a speech Exactly. So स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, हुई थी, अगर आपको याद हो। yeah, and that's what I was coming to is that like then there's these certain events that occur in your life, and like in events in the sense जो Ellen Badiou जिस तरह इसको इस्तेमाल करता है, like certain moments when you see the truth of power sort of laid bare. And I think हमारे लिए हमारी generation के लिए for a lot of us that was the 2007 की emergency, जिसके दौरान हमने आमरीत को बड़ी क्लोजली देखा कि किस तरह होती है। पहले तो बस हमें सुनने में आता था और एक बहुत ज़्यादा एक
मुशर्रफ के दौर का भी ज़ाहिर है. Growing up, तो we got a very sugar-coated sense of what it was about, like anti-corruption and God knows what else. Same story repeated every 10 years. लेकिन आई थिंक एज़ अ चाइल्ड आई वाज़ प्रो मुशर्रफ बिकॉज़ हमें तो वो एनलाइटेंड मॉडरेशन खिलाई जाती थी, तो आई वाज़ लाइक हाँ, ये तो इसी ने मीडिया आज़ाद किया है, इसके बिना absolutely. तो हम बारबेरियन थे। Yeah, like I said, I grew up in a military household, so maybe growing up seemed to think, yeah, Musharraf is the best thing that happened to this country. Why wouldn't it be? ये तो सारे corrupt हैं नामज़ादे. लेकिन वही फिर 2007 की emergency हुई, and I think those of us who got involved in it, like activated, got interpolated. हमने देख लिया बड़ा. Like I remember seeing closely जब मैं पहली अपनी 5 नवंबर को मैं गया था लाहौर हाई कोर्ट, बस just trying to figure out okay क्या हो रहा है, जाके चेक करके आते हैं. And then we saw how किस तरह रियासत की ताकत इस्तेमाल हुई for absolutely no reason. लोगों को किस तरह डाला गया. रियासती जबर का बहुत एक आपको आमना सामने जब करीब से हो तो फिर वो आपके जहन में एक तो बस जाता है. आई थिंक एवरीवन हु सीज दिस वेदर थ्रू दीज पॉलिटिकल मूवमेंट्स या अपनी जिंदगी में ज़ाती हिसाब से कोई देखे. एंड आई थिंक सो फॉर अ लॉट ऑफ अस हु आर स्टिल इन दिस पॉलिटिक्स, a lot of us like became subjects from that time. And for me like I think from that time what keeps me going is that things have definitely progressed since then. उसी दौरान I think आई थिंक around क्रॉसरोड्स की जो हम बात कर रहे थे ना, दैट इट गिव्स यू दोज क्रॉसरोड्स. जिस तरह इवन शेख रशीद सेज कि जब पहली दफ़ा मुझे फॉर बीइंग अ पॉलिटिशियन जेल में डाला, आई सेड आइंदा तो नहीं जाऊँगा. तो इट्स अगर कोई किसी दिन नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनाए तो इट विल बी सो इंटरेस्टिंग दैट एट वन प्लेस इट्स यू हू इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग एंड डिसाइडिंग कि आई सी व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड आई विल फाइट अगेंस्ट इट. Whereas on the other side of town, Imran Khan is being beaten up by Jamiyat students, and Hmm. probably he's decided कि I have Yeah. to be in power, I have to become them. Hmm. Yeah, so I mean, I think again it depends on आपकी prior जो है ट्रेनिंग या तालीम का किस तरह हुई है, कैसे हुई है, आपने खुद एक्सपीरियंसेस क्या बचपन से सीखे हैं. इफ यू मे बी जस्ट टू रियली फर्मली ऑन द साइड ऑफ द पावरफुल एंड प्रिविलेज, अगर आप शायद उस तबके से हों और आपने उसी के मफादात को देखा है और इंटरनलाइज किया है, तो शायद आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर के भी कुछ ना सीखो. एंड टू इमरान खान करेक्ट, ऑनेस्टली 2007 की उम्र में आपको याद होगा, ही वाज विद अस राइट, लाइक वो भी डंडे खा रहा था, मार खा रहा था. आई रिमेंबर हमने हंगर स्ट्राइक कैंप किया था जब हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, और इमरान यूज्ड टू विजिट द कैंप और आके हमसे कहता था. हम जमान पार्क भी, आई रिमेंबर गोइंग कपल ऑफ टाइम्स. उस वक्त भी कह रहा है, आई रिमेंबर meeting him and being like, maybe this guy doesn't really have it all together in his head. But at the same time, you really get a sense that, okay, he's at least trying and he's putting his life on the line. And he's anti-Musharraf, he's anti-establishment, and he's been talking about the independence of the judiciary for a while. So yeah, maybe he's on the right side. And I think for a while he even was. And I think these things changed around 2011-12 के बाद, जब थोड़ा एक तो उभार जब आना शुरू हुआ, और उसके बाद खासकर जो 2013 में जो पार्टी का एक ओवरऑल जो एक शिफ्ट आया, जहांगीर तरीन जैसे लोग को लाया गया और एक इलेक्टेबल्स की सियासत के पीछे पूरी तरह पार्टी के apparatus. जहांगीर तरीन लेड बेयर ऑन नदीम मालिक शो. उसने जाके क्लियरली बोला कि मैंने 2013 में हारे, हमने झूठ बोला था कि हमने धांधली धांधली हुई है, को हम पूरी तरह हारे थे. इलेक्टेबल लाने थे 80%, वही लोग मैं लेकर आया 2013 के बाद जो इलेक्ट हुए. तो अब तो इट्स दे आर नॉट इवन हाइडिंग दैट फैक्ट. Yeah, it's been an open secret for a while. He just जहांगीर ने बस वो बात की है जो हम सबको पहले से पता थी, कि this is just old wine in a new bottle, और आपने essentially that's how you came into power, and which is fine. And I think वही बात है कि I think PTI की ideology after time वो ये अपने आप को जो कहते हैं ना, हम भी ideological जमात हैं, उनकी अगर ideology कोई है तो वो ये है कि इमरान खान कप्तान सब कुछ ठीक कर देगा. And I think they are staying true to that ideology, if you can call it that, कि भाई whatever it takes, बस इमरान खान को power में लाना है. And अब उसकी हम we are living through the test of that theory, and so far the results are not that great, to be honest. बट एज अ थ्योरी और एज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट कि पावर में आ जाओ यार, जो भी आना है जैसे भी आना है, जब आओगे तो फिर सब ठीक हो जाओगे. तो लाइक इवन इफ यू हैव टू बी इन बेड विद टेररिस्ट टू गेट इनटू पावर, ठीक है, जब पावर में आएंगे तो फिर इनको अरेस्ट कर लेंगे या सब ठीक कर लेंगे. I mean, obviously it's complete nonsense. इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती भाई. Like, and it's not even about like obviously you make no compromise whatsoever. लेकिन कुछ ना कुछ आपको शायद करना पड़ता है. You have to give way. Maybe you get some people on board who can help you. Maybe you appeal up ideologically. You appeal to people on the right in some ways as well. Like, you know, there's lots of things. But to wholesale ally with the same establishment and status quo and like the dynastic families that have ruled this country for their entire existence,
and say that we are bringing change, I just don't understand how you can believe that that could make sense. Unless you believe in some kind of, and I think that's what a lot of people in the PTI believe, some kind of superhuman capacity of Imran Khan to single-handedly change everything, which honestly is just like silly. ऐसा कहीं पे भी कोई दुनिया में इस तरह की कोई तब्दीली इस तरह नहीं आई. You can look at the history of any movement, any like process of political change, and it is built through like collections of people and of the oppressed, of the marginalized, who come together through some democratized form, and then actually like substantively challenge the structures of power that exist. आपने ये नहीं किया. You just made a Faustian bargain with the powers that be, whether it's the establishment, whether it's like the dynastic political order, whether it's the bureaucracy, whatever that exists. बस आपने कुछ families को sideline कर दिया कि बस Sharifs, Zardaris, we're no longer good with, but whoever else in their party wants to come with us, please do. We won't touch you. We won't touch your interests. And so essentially ब्लैक that's मनी भी आप रियल एस्टेट में लगा दें, हमें कोई मसला नहीं है. क्या लगा दी? ब्लैक मनी भी अभी तो उन्होंने बोला है ना, आपके जो काला धंधा है आप लगा दें, कोई नहीं पूछेगा. Yeah, ultimately, then you'll even have to compromise on the main sort of slogans of your entire movement. Because essentially वही बात है ना कि देखें, जितनी भी सियासी तरीके होती हैं ना, देखिए हर एक में कुछ ना कुछ तरीके हैं, जमातें होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ एलिट्स होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग तबका होता है, तमाम चाहे लेफ्ट की हो, राइट की हो, पॉपुलिस्ट हो, मेन स्ट्रीम हो, जैसी मर्जी हो, तो उनमें होता है. द पॉइंट इज इफ यू एक्चुअली वांट, इफ यू सीरियस अबाउट कि आपका कोई रीडिस्ट्रीब्यूटिव प्रोजेक्ट है, कि आप एक्चुअली जो मेजोरिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेक दोज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस विद इन योर मूवमेंट, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, व्हाटएवर, टू इंश्योर कि उन लोगों की इंस्टीट्यूशनलाइज कोई से हो डिसीजन मेकिंग में, उनको भी आप उतना मुस्तहकम करें, जो वर्किंग क्लासेस हैं, जो किसान तबके हैं, जो मजदूर तबके हैं, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, कि वो उनकी भी कोई उस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो पार्टी में, ये डिसीजन मेकिंग में. That has just not happened. PTI doesn't have a labor wing to speak of. PTI doesn't have a student wing to speak of. ISF is a joke. Student unions ही नहीं है तो क्या आपका student wing होना है? Unions भी आप ना उनको इजाजत देते हो किसी ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, तो क्या आपने होना है? They could have even come into power and done these things कि चलो अब हम इन groups को strengthen करेंगे now that we're in power. But it's nothing, obviously not, because the same people, the same elites are in charge of decision making. They're getting the same subsidies. They're getting the same rents, they're getting the same contracts. So why would they threaten their power? And you never did it, you never pre-configured those changes before coming to power. So it's not going to happen miraculously. And I think that's what PTI people need to understand. जब भी हम उनको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो चढ़ जाते हैं कि भाई तुम लोग हो ही कुत्ते, तुम लोग बस इमरान खान से नफरत करते हो, तुम लोग बस तुम लोग नवाज सपोर्टर हो, जरदारी सपोर्टर हो. I mean, this is just nonsense. All we're saying is, no, you need to try harder. You cannot make these Faustian bargains. You cannot make deals with the devil and say, "Yeah, we've achieved a revolution." This is silly. This is a joke you're playing with your own selves. And the sooner you snap out of it, the better. Like it's just a very simple thing. We need to actually build people's power. We need to actually empower working classes. And there are ways to do it. For instance, AWP can be like they are decision-making structures. There, like we have things about we like there are no like large landlords who can be in parties' decision-making structures. No CEOs can be in the parties' decision-making structures. No, like people can contribute. They can be members, but they cannot have positions of power while retaining those large-scale material interests. And you can do these things, and I think there's many other things you can. And it's obviously also about the policies that you follow. आपकी जब तक, if you're not hitting at the sources of established economic and political power in your party platform, then you don't stand for change. Where is the land reform agenda of the PTI in a country which is one of the most land unequal societies in the world, जहाँ पे immense agricultural inefficiencies हैं, जहाँ पे हमने इतनी बुरी रिसोर्स एलोकेशन की हुई है एग्रीकल्चर में कि ये शुगर बैरन्स जो हैं, ये ऐसे क्रॉप्स को जिनको ना तो हम सूटेड हैं, ना हमारा कोई कंपैरेटिव एडवांटेज है उनमें, सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, डिजास्टर्स फॉर द क्लाइमेट, when we actually have more of a comparative advantage in cotton and textiles. So why are we spending billions and tens of billions and giving subsidies to sugar barons in your own party? Like, how does this make sense on any level? So where are those programs, where are those policies of the PTI that actually hit at the established sources of power? And similarly, for as far as the establishment role in decision making is concerned, why do we have the military handling foreign policy? And how can you claim to stand for change when the people are not really determining what decisions are being made in terms of the economy, the
the international relations of the country, whether it's in terms of like or corporate power or जो traders की जो hegemony है, जो like in every sector of the economy, like it needs to show. You cannot just say you're for change and then all you have to show for it is Imran Khan is in power. Like literally, what exactly is it that you're trying to do? अच्छा है ना, हैंडसम है यार, खूबसूरत लगता है, अंग्रेजी बोलता है अमेरिका जाकर। बट राइट नाउ यू आर फॉर इंक्रीमेंटल चेंज, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज वी नीड रेडिकल चेंज। जो आप बात कर रहे हैं, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, जब तक वो नहीं बदलेंगे तो बाकी चीज़ें फ्लफ बदल रही हैं। तो सवाल ये आता है, क्या वो नॉन वायलेंटली बदल सकती हैं? बिकॉज आई फील फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज वायलेंस के बगैर तो बहुत ही मुश्किल होगा। The question of violence is a very interesting one, and I think there definitely needs to be a lot of debate on this. My personal view on this is I've looked at the research on this, and 20th century is like Erica Chenoweth has done the study on all movements that are taking place for socio-economic change across the world in the last century. And when she looked at the methods and like the outcomes that have been employed in those, and the rate of success in terms of like actually achieving the objectives of movements, in terms of whether it's like redistribution, whether it's control over resources, whether it's democratization, whatever it is, it's just much higher for non-violent movements than it is for violent movements. The latter often tends to descend into like civil wars, large-scale deaths, mass killings, separatist movements, etc. And they actually don't end up also mobilizing a large part of the population in the movement. And a lot of people tend to stay away because most people actually tend to not want violence, which is like But is there anyone that's comparable human to the nature. ground realities in Pakistan as well, right? In terms of हमारे जो deep state structures हैं, is there any particular movement that achieved success being non-violent in a similar ground reality? Like in terms of in Pakistan or the rest of the world? हाँ, अरे पाकिस्तान में जो हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के यार, एक तरफ Pakistan, सारी हाँ. पावर भी है, सारे हथियार भी है, सब कुछ है, तो दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है ना। क्यों क्यों आपको आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स सब कुछ मिल जाएगा? No, absolutely. I'm not at all trying to make an appeal to the goodness of their hearts. Both, I mean, obviously, as a strategy, what I was talking about earlier was like, I just try to talk some sense into them whenever I get a chance to be on any form of mainstream media. But there's absolutely no sense. I think the strategy is not to appeal to the goodness of their hearts. It's about building organized working class power. इसमें आपको लोगों को किसी एक मास स्केल के ऊपर कन्विंस करने की जरूरत है. It's also about like नजरियाती तौर पे getting through to people, and that's why the question of media is so important. But in terms of like specifically, अगर इस तरह की context कहाँ पे exist किए हैं जिनमें ऐसी movement successfully हुई हैं, I think one very good example to look at is Latin America in the 70s, from the 70s, 80s onwards. I think it was at a very similar stage to what the subcontinent is like today. Deeply unequal societies, large scale poverty, very strong militaries, history of like military coups, very deeply religious societies as well. And I think what you saw there, what happened in the 70s onwards was like this wave of movements, a lot of which were associated with of left wing movements for redistribution and democratization, and that were associated with this liberation theology. I don't know if you've heard about this, in which they basically utilize like the Christian ideology to sort of like revolutionary redistributive ends, and they actually use the figure of Jesus to say that okay, whatever this nonsense that the Catholic Church has been expounding, this pro status quo, pro elite nonsense, is actually not Jesus' message, and that was actually a message of redistribution and like of empowering the weakest and the poorest, and that's essentially what we need to be doing. And these movements, I mean, So, you can argue that. so this was the success of those movements rooted in literal door to door campaigns? अगर हम 70s की बात कर रहे हैं, तो अगर मास मीडिया जितना था भी उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, राइट? सो I mean, I only know of Chavez in terms of Latin America, so I'm not well versed in the history. Chavez and all came later, and these movements were like before them. But I think these were successful. Like for instance, so many of the 21st century left movements we say were basically later iterations of these same movements.
And whatever you might say, I mean, some of them succeeded, some of them even again lapsed into. मैसेज डिसेमिनेशन हुई कैसे? अगर मीडिया कंट्रोल सारे स्टेट वेस्टेड इंटरेस्ट में है, तो आप कह रहे हैं कि उनका मैसेज ऑफ realigning what Christ meant, how Hmm. did they disseminate that message in the masses? I think Disseminate. I think उस वक्त एक तो I think these are very different times as well. I think the grassroots में जो 20वीं सदी के अगर आप generally movements को study करें, तो I think people were less attuned to. This was not a time when television had penetrated to that extent. Obviously, internet तो बिल्कुल उस वक्त था भी नहीं. So this was not a time I feel like when things were minds were like so controlled to that degree. And I think there was BC study generally total movements were much more oriented towards grassroots struggles. Pakistan में भी जो 70s की 60s की 70s की जो movements थी, they were essentially like based on mass mobilizations, चाहे वो the formation of the People's Party or the NAP. So I don't think these are comparable. I think the idea of figuring out what to do with like mainstream corporate media is a question that has gained immense importance in the last couple of decades, and especially now. I just raised that in the example, just in talking about in terms of what has happened in similar contexts in the past, and I think there are things that we can learn from there. But as far as जो media के सवाल है, I think we do need to start एक तो within a conscious strategy of all kinds of progressive folks, like of actively working on in and within the mainstream media, like trying to carve out a space there, like more aggressively, even if they do self censorship, like tailor your message so that it gets through. And I still try to do that. Like I still like push, and like other people also, we try to whenever whatever we can get on and like speak with clarity, with reason, and to the point and solution oriented stuff. I think we need to continue that, and then at the same time, alternative media platforms हमें बनाने की जरूरत है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, वेब टीवीज हो, even and considering and also in mainstream media alternative platforms. I think this will require mobilizing resources, like creating some kind of, and I think ये भी एक बहुत इशू रहा है लेफ्ट में, खासकर पाकिस्तान में पिछले 20 साल में, कि हमने we like really stayed away from resources. Like I think it's the question of like staying pure and like कि हमने समाज निज़ाम के साथ बिल्कुल भी engage नहीं करना. So we like people stopped like sort of like generating funds and resources to actually use them for political projects. And एक रहा है कि people have also been very scared of NGOization of movements, which is a very valid concern. कि खासकर 90s onwards ज़्यादातर लेफ्ट की तहरीकें NGOs में तब्दील हो गई, and then all became like structured around like deliverables and donor interests, and depoliticize होगी सारी तहरीकें. So and we definitely don't want to do that again. And I think I mean, if you want to stick to politics, even if well-meaning foreign funding आ रही हो, I don't think you can take it, because फिर वो जो yeah. ट्रोल्स हैं उनको और मवाद ही मिल जाता है. इवन अगर आप तस्वीर Yeah, खिंचा लें किसी yeah. एनजीओ वाले पर्सन के साथ इंटरनेशनल, तो वो सबूत हो जाते हैं ना कि ये ताना-बाना कहाँ से बना है रॉ के साथ. हाँ, वो तो कहते हैं, वो तो कहते रहेंगे. हमने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं कभी किसी से ली, बाहर से अंदर से. वी लिटरली रेज एवरीथिंग 5-5 6-6 रुपए करके ऑनलाइन अपील्स डाल के मेंबरशिप ड्यूज से. वो तो कंप्लीट क्लैरिटी है. The whole point of building the AWP was to move away from the NGO model of politics, जो कि 20वीं सदी के आखिर तक mainstream हो चुका था. तो definitely there's no going back to that. We need to और NGOs में भी जैसे लोग मैं उनको भी ये कहते रहता हूँ, you need to like stop this and get into actual politics, because we need structural change. We cannot have like piecemeal change like this. But at the same time, we do need to be we need to be much more serious about the question of raising resources. We cannot do anything without that. We need it for organization. We need it for grassroots efforts. We need it to resolve people's issues at local levels. We need it to build alternative communication and media platforms, and so many other things. We need to keep generating resources. We cannot just do it through passion and zeal alone. And I think a lot of people on the left end do that. They just like work and work and work and burn themselves out without actually like thinking a bit more strategically. So that's why I'm talking about these things, like the media question, and the question of like, and again, and similarly the related question of like, we need to build like models of addressing people's problems. There are basically
that can address people's problems at the local level, that are alternatives to the current patronage-based clientelistic model of politics that we have in our country. Like, for instance, why do people vote for all these same mainstream parties and dynastic groups over and over again? Because mostly they're very powerful people who can get things done for people. It's very simple. They have like these clientelistic relations for them. Like, I've been in electoral, मैंने खुद election लड़ा हुआ है, तो I see how votes are essentially sold, even if it's sometimes it's a direct transaction. You pay people, they vote for you, and other times it's like things like we will put a transformer in your Kachi Abadi so you can get electricity. So right before the election, one electoral candidate in one Abadi, which is not even 1% of the constituency, वो 1 करोड़ रुपए का जनरेटर लगा के देता है ताकि जो जो रियासत का काम है लेकिन रियासत फेल कर रही है तो वो कैंडिडेट करके देता है ताकि पूरी आबादी का वोट उसको मिल जाए. Now these are the sorts of people and structures that we're competing with. इस तरह के पैसों के साथ हम तो जाके भले and these are the same abadis जिनके लिए हम लड़े हुए हैं and they're even still standing in Islamabad because we have a stay order from the Supreme Court and we fucking sorry I don't know if I can swear on this but we fought. You can swear, you can fucking do whatever you want, Amar. आप इसीलिए तो एक तो elect पे होते हैं ना, आप issues और solutions की बातें करते हैं. आपको कहना चाहिए घबराना नहीं है, मुझे वोट दें, मैं हैंडसम हूँ, मैं सब कर लूँगा. आप इतने issue solution लेके आवाम को समझ ही नहीं आती बातें. सही बात है, थोड़ी गालियाँ सही बात देना जो कह देती हैं करनी चाहिए. लेकिन हाँ, अपने तौर पे हम भले आप उनके लिए उनको पता भी होता है लोगों को, लाइक अभी इस्लामाबाद कच्ची आबादी लोगों कि हाँ ये लोग हमारे लिए रहते हैं, ये जब भी कोई मसला होगा तो हम इन्हीं के पास जाएंगे, अगर बुलडोजर आ जाए, सीडी आ जाए, पुलिस आ जाए तो हम इन्हीं के पास जाएंगे. लेकिन वोट जो है वो उनको नहीं दे सकते क्योंकि भाई ये हमारा कोई हमें हमारे लिए कुछ 1000 नौकरियां नहीं लगवा सकते, हमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकते, हमें गैस और बिजली कनेक्शन नहीं लगवा सकते. वो बड़े आदमी ही कर सकते हैं, वो बड़े लोग ही कर सकते हैं. तो ये एक हकीकत है हमारे मुल्क की हर जगह, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे वो लड़काना में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे फाटा में हो. तो इसको अगर आपने यू नीड टू बिल्ड अल्टरनेटिव, यू नीड अल्टरनेटिव्स टू दी स्ट्रक्चर्स ऑफ पेट्रोनेज. सो यू नीड टू फिगर आउट वेज कि आप लोगों को बिजली पहुंचा सको उनको किसी न किसी तरह, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो आप अल्टरनेटिव कोई तरीके ढूंढो, चाहे आप लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, उनका सैनिटेशन के निज़ाम है, उनके कचरे के मसले हैं, उनके बच्चों की तालीम के मसले हैं. तो वी नीड टू फिगर आउट alternative ways to resolve them, which is not that कि एक ऊपर से बड़ा बंदा आके आपके लिए इलेक्शन से पहले हल करके देगा. And these are pressing questions. I don't think there's any clear answers that we have to them, but I think ये इसी तरीके से इन्हीं तरीकों से इन्हीं काविशों से बनेंगे. हम अभी भी जैसे कर रहे हैं ये चीजें, लोगों के साथ खड़े हैं. Most of these like big politicians are usually nowhere to be seen, and then what we're trying to do is like whenever we intervene, हमारी ये कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे हैं. दिस कीप ट्राइंग टू stuff this into people's heads कि we cannot continue to just rely on ये बड़े बड़े जो आपके सियासतदान या ये सरमाएदार जो आके आपके मसले हल करेंगे. हमें खुद मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है, अपने मसलों का हल हम खुद निकाल सकते हैं. It's not like these are problems that we have to. If we were better organized, we could force the state to give us the basic services. We could force the state to give us housing. We could force the state to give us बिजली, पानी. बट हम नहीं हैं, हम मुंतशिर हैं. इस मुल्क में मेहनत कश तबका जो है वो सबसे डिसऑर्गेनाइज तबका है और ये इसको रखा गया है डिसऑर्गेनाइज. तो अल्टीमेटली कोशिश हमारी यही है कि जहाँ भी इंटरवीन करें, create organized working class power at a local level and hopefully then moving forward at a mass level so that ultimately we can change the lived realities of people and लोग खुद अपने मसाइल को हल करने की तरफ जा सकें. Inshallah, more power to you, man. Can't do much to support you, but as an alternative media resource, I'm available. 500,000 लोग तो सुन ही सकते हैं. Honestly, listening to you is better than watching any of these bullshit television shows जहाँ कोई constructive बात नहीं होती. It was quite a pleasure to listen to a grounded, real take on politics and issues, and more strength to you, more power to you. Thank you so much, Amar, for coming on. Thank you कोई very अगर much आप and thank you. So, and thank you also for the important work that you're doing. And I think in terms of this alternative media, getting alternative voices out there, जिनको mainstream में जगह नहीं मिलती, and also as a comedian, and I think talking about issues that people don't talk about in our society, I think that's a critical role, and especially इस crisis के दौरान, we need people who can make us laugh. And I think uh, you guys have a very, very important role to play in our mental health in keeping this इस एंडोर्समेंट के जो 5-6 रुपए अब मैं डोनेट कर रहा हूँ अवामी वर्कर्स पार्टी को, वो चेक आपको मिल जाएगा. Thank you. safe. No, thank you so much for coming on. You're all honestly welcome anytime you want to come on. कभी कुछ भी अगर आपने particular बात करनी हो, you're more than welcome. I had a pleasure talking to you. Thank you so much, Amar. Take care. Absolutely. Thank you so much, Azad. Take care. All right.
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय। बाय बाय।